नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी इतिहास की अगली क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया, सूरत विभाजन जिसे कहते हैं। क्योंकि जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों के प्रति लड़ाई का जो उनका दृष्टिकोण था वो अलग अलग था। उसको लेकर के उनमें एक विभाजन हो गया और उसी से पहले एक घटना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। वो हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा था, तो उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके स्थापना के पीछे क्या था, उसके पीछे की घटनाक्रम क्या है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। कई बार उससे सवाल आ जाते हैं और यही मुस्लिम लीग बाद में जा कर के भारत के विभाजन का कारण भी बनती है, तो इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन हुआ अंग्रेजों के द्वारा, उस बंगाल के विभाजन का विरोध जो है लगभग उत्तर भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत हिस्सा पश्चिमी भारत का उससे जो है प्रभावित था। और सब में एक आक्रोश था अंग्रेजों के खिलाफ कि ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बंगाल के विभाजन वाली क्लास में आपको समझाया था कि वो बंगाल का विभाजन क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो उभर रहा है वो अंग्रेजों का भारत में बने रहना दुष्कर कर देगा, मुश्किल कर देगा। तो उसी राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि जहाँ पर इसकी संकीर्णता, सघनता ज़्यादा है उसे स्प्लिट कर दो, उसको तोड़ दो। इससे होगा क्या कि लोग जब अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी उसने बहुत सारे जो है कूटनीतिक चाल चल के बहुत सारे आंदोलन और विद्रोह को दबाने का जो है सफल काम अंग्रेज कर चुके थे, तो इसके ही प्रयास में थे। लेकिन समय के साथ साथ और लगातार क्रम बाई क्रम ये जो है इतना मजबूत हुआ जा रहा था कि अब अंग्रेजों की चालों को भारतीय भली भांति समझने लगे थे। कांग्रेस के रूप में और उसके नरम पंथ के बाद में जब उसमें गर्म पंथ का जो एक उद्भव होता है, जो एक राष्ट्रवाद का जो एक बोध होता है। रवींद्रनाथ टैगोर भारत माता का चित्र बनाते हैं और जो भारतीय संस्थाएं भारतीयों के द्वारा स्थापित की जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं उनमें एक बोध आता है कि नहीं, हम भी हैं कुछ, हम महान हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो अब अंग्रेजों को भी अपनी चाल चलनी है, उनको भी अपना सत्ता बचाना है, तो उन्होंने इस विभाजन को कर दिया। लेकिन इस विभाजन का, बंगाल के विभाजन का समर्थन भी एक गुट कर रहा था। बंगाल विभाजन का समर्थन भी एक गुट कर रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। ये ढाका के नवाब थे। ठीक है, बंगाल के विभाजन का समर्थन कर रहे थे। मैं बता रहा हूं कि ये भी अंग्रेजों के चाल में ही फंसे हुए थे। बंगाल के विभाजन का समर्थन नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो है वो बंगाल के विभाजन का समर्थन कर रहे थे। समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अंग्रेजों के द्वारा जो है लुभावना एक उनको जो है एक उपहार के रूप में मिल रहा था। और वो उपहार ये था कि अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो और बांग्लादेश का भी नक्शा एक साथ देखा हो, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि
कि जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, जो कि पहले बंगाल का पूर्वी भाग हुआ करता था, उसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था, वहाँ पर जो नवाब सलीमुल्लाह हैं वो चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुसंख्यक हो जाए, ठीक है, ताकि वो सत्ता में हमेशा बने रहे। देखिए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कल्चरली थ्रेट हमेशा होता है कि कल्चर अगर उसका बदल गया, उसका कल्चर प्रभावित हो गया, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। और आप ये मान लीजिए कि हर प्रयास, वो चाहे किसी देश का दूसरे देश से लड़ाई करना हो, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा चलाना हो, इन सबके बीच में जो एक चीज़ होता है वो है कल्चर। क्योंकि लोग अपने वे ऑफ लिविंग, यानी कि जो उनका एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग है, उसको बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा कल्चर को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। तो जो नवाब सलीमुल्लाह हैं, जो ढाका के नवाब हैं, वो ये चाहते हैं कि ढाका में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएं, ताकि जो उनका वर्चस्व है वो बना रहे। अच्छा, अंग्रेज किसी और चाल में हैं। अंग्रेज बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए। तो अब क्या हो गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए, यानी कि अगर जो किसी एक व्यक्ति के दो दुश्मन हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उनके पहले उनके दुश्मन कौन थे, अंग्रेज थे। और साथ ही नवाब सलीमुल्लाह इसलिए बन गए क्योंकि वो मुस्लिम को बहुसंख्यक बनाना चाह रहे थे। तो अब इन दोनों ने मिल करके जो है बंगाल के विभाजन में जो उसके लिए जो तैयारियां थी उसको और मजबूत कर लिया। तो बंगाल के विभाजन का समर्थन सलीमुल्लाह नवाब इसीलिए कर रहे थे, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें घटनाक्रम क्या क्या है और उसके बाद में होता क्या है। तो बंगाल का विभाजन तो हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है लागू हो गया, ठीक है। और आप जानते भी हैं कि 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो है वो बंगाल विभाजन ही था, क्योंकि बंगाल विभाजन के जो है केंद्र बिंदु में ही मुस्लिम लीग की स्थापना जो है होती है। क्योंकि ये नवाब सलीमुल्लाह ने समर्थन दिया, बंगाल का विभाजन हो गया, तो अब उनको क्या चाहिए था, एक स्वायत्त संस्था चाहिए थी जो कांग्रेस की जैसी हो, ठीक है। अब वो मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए एक संस्था बनाना चाह रहे थे और उसी क्रम में वो मुस्लिम लीग की क्या करते हैं, स्थापना करने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे मिलने के लिए भेजते हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए क्या करते हैं, भेजते हैं और उनसे आश्वासन लेना चाहते हैं कि हम एक लीग की स्थापना कर रहे हैं, हम एक संगठन की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम मुस्लिम लीग होगा और वो भारत में रह रहे मुसलमानों के हितों की बात करेगा, ठीक है। तो अब ये तो पूरी वही वाली बात है ना कि स्क्रिप्ट तो पहले दोनों ने मिल करके तैयार ही कर ली थी, बस उस पर जो है एक कागजी कार्रवाई करके फाइनल मोहर लगाना था। तो आगा खां गए और उनको जो है संस्तुति अंग्रेजों के तरफ से मिल गई, ठीक है। अब इसकी संस्तुति मिलने के बाद, इसकी संस्तुति जब मिल गई मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो उसके करीब 2 महीने बाद, यानी कि 1 अक्टूबर को ही गए थे संस्तुति लेने के लिए आगा खां, उसके करीब 2 महीने बाद 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना
स्थापना हो गई और जो सलीमुल्लाह हैं इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलीमुल्लाह बने। ठीक है, और वकार उल मुल्क को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन बना? वकार उल मुल्क। इसके अध्यक्ष बने वकार उल मुल्क। ठीक है, तो वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष बने और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन हुए? नवाब सलीमुल्लाह, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये मुस्लिम लीग बना था और इसकी पूरी पृष्ठभूमि लिखी गई थी। ठीक है, अब ये घटनाक्रम थोड़ा और आगे बढ़ता है। 1909 का साल आता है, 1909 का साल आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने ये सोचा था कि अब हमको इस समाज को बांटने का काम करना है और बांटने के क्रम में उन्होंने शुरुआत में कोशिश की पहले हिंदुओं को अपने पक्ष में लाने के लिए। शुरुआत में उसने कोशिश की हिंदुओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन जब उसको उसमें सफलता नहीं मिली, यानी कि अंग्रेजों को उसमें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने मुस्लिमों के जो मुस्लिम कार्ड है उसको खेलना क्या किया? शुरू किया। और उसी क्रम में सर सैयद अहमद खां को जो है उनके पीछे अपना थोड़ा सा हाथ रख देना और जो है आगे घटनाक्रम बढ़ता गया और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और वो जो है बहुत शिखर पर पहुंचता है 1909 एडी में। 1909 एडी में होता क्या है कि एक मार्लो मिंटो, यानी कि मार्लो जो थे वो गृह सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। मार्लो मिंटो सुधार का एक अधिनियम जो है 1909 में आता है। ठीक है, इससे सवाल कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है, तो मार्लो मिंटो सुधार जो है 1909 में आता है और इस सुधार में एक बहुत बड़ा जो है कम्युनल कार्ड खेला गया। कम्युनल कार्ड ये था कि इसमें मांग किया गया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, और जो इसका मुख्य मांग था वो क्या था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का मांग। ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए क्या किया? पृथक निर्वाचक मंडल का मांग जो है इसमें मांग नहीं, उसको स्थापित करने की बात की गई सुधार में। अब पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए तो आप इसकी गंभीरता को अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब, निर्वाचक मंडल का मतलब वो होता है जो किसी को निर्वाचित करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ सांसद और विधायक चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव होता है तो आते हैं, तो उनके निर्वाचक मंडल में कौन है? हर वह व्यक्ति जो वोट डालने का जो है अधिकार रखता है वो क्या है? वो निर्वाचक मंडल है, वो निर्वाचन में भाग लेता है। तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता है कि एक कैटेगरी बना दिया जाए कि केवल इतने ही लोग वोट डालेंगे और कोई वोट नहीं डालेगा, तो उसको पृथक निर्वाचन मंडल कहेंगे। जैसे इसमें जो प्रावधान थे वो ये था कि जो मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर वोट डालने का अधिकार केवल मुस्लिमों का होगा, किसी और का नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से कानूनी तरीके से सामाजिक भेदभाव धर्म के आधार पर स्थापित करने की अंग्रेजों की ये कुटिल चाल थी। ठीक है, तो इससे अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे? हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरी उन्होंने बनाने की जो बनानी शुरू की थी उसको उन्होंने शिखर रूप तक ला दिया, यानी कि उसको अपने सफलतम बिंदु तक पहुंचाने की क्या की इन्होंने कोशिश की। और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन का जो बीज है वो यहीं से पड़ भी गया, क्योंकि यहीं से जो है दूरी जो है बढ़ती हुई चली गई। क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाह रहा था, मुस्लिम लीग का जो एक धड़ा था जो कि इसके पीछे लगा हुआ था और उसने इस सुधार में इस चीज को डलवा दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसको सिरे से क्या किया?
खारिज कर दिया। कांग्रेस इसको नहीं मान रही थी, लेकिन जब पुनः कांग्रेस का एकीकरण हुआ लखनऊ सम्मेलन में, कांग्रेस के आगे मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर इस पृथक निर्वाचक मंडल की बात मान ली गई और बहुत सारे इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने वहीं पर भारत के विभाजन की बुनियाद रख दी थी, क्योंकि जब पृथक निर्वाचक मंडल की बात मान ली तो वहीं से जो है एक ऐसा लग गया कि अब मुस्लिम अलग ही हैं इस देश में और हिंदू अलग ही रास्ते पर चलेंगे, और जो बाद में भारत के विभाजन के रूप में परिणित भी हुआ। ठीक है, तो ये था मुस्लिम लीग का स्थापना, उसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी। और अब आगे की क्लास में हम क्रांतिकारी आतंकवाद की चरण को पढ़ेंगे, जिसकी मैंने चर्चा की थी पिछले क्लास में। अब यहाँ से जो है जैसे ही ये पीरियड समाप्त होता है, क्रांतिकारी आतंकवाद का चरण जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गर्मपंथी नेता हैं और जिनका काम करने का एक तरीका है कि वो कोई जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर रहे थे, वो केवल एग्रेसिव होकर के विरोध कर रहे थे, वो सारे बड़े नेता जेल चले जाते हैं या कुछ सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो उसके बाद में जो युवा हैं, जो युवा एकदम जो है उग्र रूप से इस आंदोलन में शामिल हुए थे, अब वो नेतृत्व विहीन हो जाते हैं और उनके पास में कोई रास्ता, कोई नेतृत्व, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो वो अपने अपने रास्ते का अनुसरण करते निकल जाते हैं और क्रांतिकारी आतंकवाद का चरण प्रारंभ हो जाता है। तो क्रांतिकारी आतंकवाद के चरण को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।